हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सब भी मज़े में हैं। आज सोचा कि मसाला, मुझे ये वाला जो कंटेनर है ना, मेरा मसाला दानी, तो इसमें कई सारे कम हो रहे थे, मुझे रीफ़िल करने थे। तो आई थॉट रीफ़िल क्या करना, चेंज ही कर लेते हैं, इसको धो लेंगे। तो थोड़े थोड़े थे वो सब मैंने, जैसे धनिया पाउडर था वो मैंने पिछले ही दिन या उससे पिछले दिन रीफ़िल करा था, तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। हल्दी भी इनफ पड़ गई। बाकी सभी में मैंने नया मसाला भर के और जो ऑलरेडी मसाला दानी में था वो वाला ऊपर डाल दिया है, क्योंकि अगर इसको पहले डाल दूँगी कंटेनर में तो फिर ये नीचे चला जाएगा और मसाला जितना पुराना होता जाता है ना, उसका टेस्ट, अरोमा सब रिड्यूस होती चली जाती है। और बस फिर मैं हमेशा ही जो मसाला दानी है उसमें एक टिश्यू पेपर लगा के रखती हूँ। इससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो मसाला दानी बहुत गंदी नहीं होती, क्योंकि मैंने ना नोटिस किया है हल्दी वल्दी गिरती है, मिर्ची विर्ची भी गिरती है ना, तो थोड़ा सा लाल पीली सी हो जाती है। एंड वो अगर अच्छी तरह आप धो रहे हैं, जैसे मैं डिश वॉशर में धोती हूँ तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हाथ से धोने से कभी कभी वो स्टेन्स नहीं जाते, फिर ज़बरदस्ती इनको ज़्यादा घिसना पड़ता है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि एक तरह से एंटी स्किड हो जाता है, तो थोड़े मोड़े मोशन से, मूवमेंट से मसाले हिलते डुलते नहीं हैं, गिरते नहीं हैं। तो मैं आपको दिखा रही थी ट्रिक, किस तरह से मैं कार्टन्स को लॉक करती हूँ। एंड मसाले मैं फ्रिज में स्टोर करती हूँ। कुछ मसाले होते हैं जो फास्ट मूविंग होते हैं, जैसे ज़ीरा, हल्दी, मिर्ची वगैरह, तो ये पैंट्री में होते हैं। लेकिन कुछ मसाले होते हैं जो थोड़ा सा स्लो मूविंग होता है ना, तो वो सब मैं फिर फ्रिज में रख देती हूँ, वरना फिर वो उतना तो यूज़ होते नहीं हैं, ख़राब ज़्यादा हो जाता है। लुक एट दिस, ये मेरी फेवरेट मसाला दानी है। आजकल हम सभी हेल्दी वेट मेंटेन करने की इम्पोर्टेंस को समझते हैं और हम सभी ट्राई करते हैं कि हमारी जो वेट लॉस जर्नी है वो सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल से मेरा मतलब जो कि लॉन्ग टर्म में फॉलो की जा सके, ना कि कोई डाइट बेस्ड हो, जैसे ये कीटो हो गया, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया, जो आज तो हम जोश जोश में शुरू कर लेते हैं, बट लॉन्ग टर्म में नथिंग सीम्स टू हैव वर्कड, बिकॉज खुद को स्टार्व करना ना तो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है और ना ही ये हेल्दी वे ऑफ लूजिंग वेट है, क्योंकि डाइट करने से है ना बॉडी को कंप्लीट न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता है। तो ऐसे में मील रिप्लेसमेंट आप ट्राई कर सकते हो मेरी तरह। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इनक्रेडियो स्लिम शेक बाय हेल्थ कार्ट। इट इज़ अ बैलेंस्ड मील रिप्लेसमेंट मेड अप ऑफ 24 एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट प्रोवाइड कंप्लीट न्यूट्रिशन। पर सर्विंग आपको मिलता है 22 ग्राम्स ऑफ ट्रिपल ब्लेंड प्रोटीन एंड 6.7 ग्राम्स ऑफ फाइबर कंटेंट। इसको लेने से है ना आप पर मील 68% लेसर कैलोरीज इनटेक करते हो, जिससे आपकी जो वेट लॉस है ना, इट बिकम्स फास्टर। मतलब सिंपल शब्दों में मैं अगर कहूँ तो जो इंडियन मील होती है ना, एक मील रफली 700 कैलोरीज की होती है, जबकि इसकी एक सर्विंग इज जस्ट 221 कैलोरीज। यानी हर मील में आप 480 लेस कैलोरीज यूज कर रहे हो, वो भी इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस न्यूट्रिशन। और इस तरह से आप 3.5 kg तक लूज कर सकते हो इन जस्ट 2 months विद प्रॉपर एक्सरसाइज एंड क्लीन ईटिंग ऑफ कोर्स। इसमें मौजूद प्रोटीन इज एक्चुअली ट्रिपल ब्लेंड प्रोटीन, जो बना है वे, सोय और कैसीन से, दैट कीप्स यू फुल फॉर लॉन्गर आवर्स। इसका हाई फाइबर कंटेंट डाइजेशन में हेल्प करता है एंड रिड्यूसेस क्रेविंग्स। इसको कंज्यूम करना भी बिल्कुल आसान है। बस रोज सुबह ब्रेकफास्ट की जगह आप 2 स्कूप्स 300 ml ल्यूकवार्म स्किम्ड मिल्क के साथ ले सकते हैं। एंड इसमें कोई एडेड शुगर नहीं है। इट्स इजी टू डाइजेस्ट एंड हैज नो साइड इफेक्ट्स। इनक्रेडियो स्लिम शेक बाय हेल्थ कार्ट 3 टेस्टी फ्लेवर्स में आता है। एक है चॉकलेट, दूसरा है केसर बादाम और तीसरा मेरा फेवरेट मैंगो। तो अगर आप एक सस्टेनेबल वेट लॉस मेथड ट्राई करना चाहते हो और बाकी सब कुछ ट्राई करके थक चुके हो, तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना। तो अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हो तो आपकी कन्वीनियंस के लिए लिंक मैं रख दूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना। और आपके लिए रहेगा मेरा एक स्पेशल डिस्काउंट कोड, जो मैं स्क्रीन पर भी मेंशन कर दूंगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रखूंगी। और ये है नीलम ISS। इसको इस्तेमाल करके आपको मिलेगा आपके ऑर्डर पे 10% का डिस्काउंट। तो आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक एक बार ज़रूर से चेक कर लेना। मैं है ना थोड़ा गर्म पानी करके लेके आई हूँ अपने लिए, क्योंकि मेरा गला है ना कुछ 3-4 शायद 3-4 दिन हो गए, थोड़ा सा ऐसा
ऐसे स्वॉलो करने जैसे एक्शन करते हैं ना, तो यहाँ पे पूरा दर्द होता है। तो मैं पानी अभी गर्म में पी रही हूँ। दिन में इतनी गर्मी हो जाती है, दिन में नहीं पिया जाता, बट सुबह में, रात में आई मेक श्योर कि थोड़ा सा लूकवार्म पानी ही पीऊँ। ये देखो, ये है ना एक्चुअली शानू खुशी के लिए मैंने ये है ना एक सेट है। इसमें एक ये मफलर है, देन एक बीनी है और ये हैंड ग्लव्स हैं। तो ये है ना मैंने उन लोगों के लिए मंगाए थे, क्योंकि सुबह ना थोड़ी सी हवा चलती है तो ठंड लगती है, और सुबह में क्या पानी का काम होता है, बच्चे लोग तैयार होते हैं तो शावर ये वो, और उसके बाद फिर एकदम निकल जाओ बाहर ठंडे में। तो फिर मेरे को ये टेंशन रहती है थोड़ी सी कि कहीं सर्दी ना लग जाए। तो इस करके फिर मैंने उन लोगों के लिए, उन लोगों के पास वार्मर्स और ये सब तो है, पर फिर मैंने ये भी मंगा दिया था कि थोड़ा सा गले को, हाथ को और ये सब कान वान को प्रोटेक्शन हो जाए। वो जो होता है ना ईयर मफ्स, वो थे उन लोग के पास, उनके स्कूल में अलाउड है ईयर मफ पहनना, पर वो एक की है ना यहाँ से ऐसे स्टेम टूट गई। तो अभी फिर मैंने सोचा ईयर मफ नहीं मंगाती हूँ। ये एक्चुअली बोल्ड फिट का है, ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया था। तो ये ऐसे 3 का सेट ही आता है, और छोड़ गई देखो, पहना नहीं। मतलब बोला भी उनको कि पहनो, तो दे बोला कि नहीं गर्मी लग रही है, उतनी ठंडी नहीं लग रही है, तो छोड़ गए। मम्मी पापा को ज़्यादा टेंशन होती है, हम लोग को लगता है कि बच्चों को कष्ट ना हो, बच्चों को कष्ट ना हो, तो आगे से आगे तैयारी करते हैं। मैंने उन लोगों के लिए वो लेगिंग भी मंगाई हैं, वो जो होती है ना आजकल आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे बहुत चल रही है, जो स्कर्ट के नीचे पहन सकते हैं, जो ऐसा स्किन लाइक फील होती है बट स्टिल वार्म होती है, थोड़ी ऊपर से ब्लैक जैसी होती है, आएगी तो आपको दिखाऊंगी। तो वो भी मैंने उन लोगों के लिए मंगाई है कि उनके स्कूल में ट्राउज़र चलते हैं, तो आई वाज लाइक कि ट्राउज़र के नीचे वो पहन लेंगे। हम लोग बहुत लेयर करके जाते थे ना स्कूल इस टाइम में, तो मुझे थोड़ा सा यही रहता है कि, पर पता है इन लोग का क्या है कि बस एक सुबह सुबह की ठंड होती है, और उसमें भी ये लोग बस में जाते हैं तो बस के दरवाजे वगैरह सब बंद रहते हैं, तो शायद नहीं लगती होगी उन लोगों को ठंड। दोपहर में तो इतनी गर्मी हो जाती है। लुक एट मी, मैं बोल रही हूँ ठंड ठंड, पर मैंने स्वेटर भी नहीं पहना है, क्योंकि पीछे ऑलरेडी आप धूप देख सकते हो। तो हमारे यहाँ उतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती, बिल्कुल ही सनराइज़ से पहले पहले और सनसेट के बाद बाद ठंड ऐसे फील होती है। दिन में है ना आप रह सकते हो बिना स्वेटर के, ऐसा होता है। मैं हमेशा आपसे डिशवॉशर की तारीफ़ करती हूँ, लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है, वो है ये कि इसमें जितने भी ये नॉन स्टिक या वुडन बर्तन है ना, ये नहीं धुल पाते, तो ये मुझे हाथ से करने पड़ते हैं। श्री जी की कृपा से है भी मेरे पास काफ़ी सारे, पर जब आप एक बार लग जाओ ना, ये बर्तन जो है वो सारे डिशवॉशर में लोड करने हैं, उसके बाद फिर ये सब करने पड़े ना, तो कभी कभी थोड़ा सा हैवी लगता है, जब टाइम नहीं होता स्पेशली तब। और सानवी के आज एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, टेस्ट थे वैसे इन लोगों के, तो आज उसके क्योंकि सब्जेक्ट कम ही होते हैं तो उसका तो ख़त्म हो गया। खुशी के अभी चलेंगे टिल 20th, तो वो थोड़ा आराम करके पढ़ेगी, लेकिन शानू क्योंकि हो गई है फ्री तो वो लग गई है टीवी देखने के लिए। और मैं आज प्लान कर रही हूँ, एक्चुअली पापा गए थे ना मेरठ, वो लेकर आए थे तिल बुग्गे। मुझे तिल बुग्गे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और मेरे पास तिल रखा हुआ है थोड़ा सा। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मावा करके ना कुछ तिल मावा का बना लेती हूँ, क्योंकि यही वक्त है खाने का। फिर मेरा थोड़ा सा दिल भी आ रहा था, वो ख़त्म हुए बहुत वक्त हो गया। तिल बुग्गे नहीं बनाऊंगी, क्योंकि तिल बुग्गे मैं बनाती संक्रांत पर, अभी जब आएगी 14 जनवरी को ना, तो उस दिन बनाऊंगी। फ़िलहाल कुछ अच्छा सा सोच रही हूँ, तिल मावा रोल बना लेती हूँ। अच्छी रेसिपी है, बहुत ही क्विक है, टेस्टी है, तो आप भी बना सकते हो। और बना दूंगी तो थोड़ा सा ये हो जाएगा कि टिफ़िन में थोड़ा सा साइड में मीठा देने के काम आ जाएगा, तो उसी की तैयारी शुरू कर रही हूँ। ऑल्सो अब आगे है क्रिसमस, न्यू ईयर। आप कहीं जा रहे हो बताना, हम लोग देख रहे थे, क्योंकि थोड़ी छुट्टी वगैरह उस वक्त पे हो जाएगी अभी बच्चों की, क्योंकि इसके बाद छुट्टियां ही हैं, विंटर वेकेशन। इन लोगों को ना दिवाली की छुट्टियां एज सच नहीं मिलती, जैसे इनके जैसे लोग ट्यूशन वगैरह जाते हैं ना, तो वहाँ पे जो इनके साथ के पढ़ने वाले बच्चे हैं उन लोगों को 10 दिन का ब्रेक मिलता है दिवाली की लीव्स का, बट ये लोग को ऐसा नहीं मिलता। ये लोग को दिवाली की जो भी रहती हैं 4-5 3-4 छुट्टियाँ वो मिलती हैं, लेकिन ब्रेक मिलता है ये विंटर ब्रेक। तो अभी इन लोग की दोनों की छुट्टियाँ हो जाएंगी, एंड फिर सैटरडे संडे वगैरह आएगा, तो हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा कहीं घुमाया जाए। लेकिन इस वक्त पे भाई साहब हर होटल का प्राइस इतना हो गया ना, डबल ट्रिपल हो जाता है, तो
कुछ प्लान करने का सोच रहे थे, लेकिन फिर ये ऐसा लग रहा है अनावश्यक खर्चा, अनवांटेड खर्चा हो जाएगा बेकार में। तो अभी सोच रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, पता नहीं प्रोग्राम बनेगा कि नहीं बनेगा। और मैं है ना मावा बनाने लगी हूँ, और मैं कई बार आपके साथ इंस्टेंट मावा की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए यहाँ रेसिपी शेयर नहीं करूँगी। मुझे दूध का पतीला भी खाली करना था। जनरली जो बाद में मलाई रह जाती है, मैं मलाई हमेशा लास्ट में उतारती हूँ। लास्ट में भी नहीं कहूँगी मैं, जैसे अगर मैंने आज दूध उबाला ना तो उसकी मलाई मैं कल उतारूँगी जब दूध अच्छी तरह चिल्ड हो जाता है। तो इससे दो फ़ायदे होते हैं, एक तो मलाई ज़्यादा निकल जाती है और दूसरा बहुत अच्छी तरह से निकल जाती है। अभी आपने दूध उबाला है और अभी ही आप मलाई उतारेंगे ना तो फिर पतली सी मलाई उतरती है, इसलिए उसको फ्रिज में रखकर नेक्स्ट डे उतारें तो ज़्यादा आपको क्वांटिटी मिल जाएगी। तो वो मलाई आज मैंने उतारी नहीं मक्खन बनाने के लिए, बल्कि उसी में मैंने जो मिल्क पाउडर है वो मिला करके मावा बनाने के लिए रख दिया है। इससे फिर मुझे आज घी थोड़ा सा कम ही डालना पड़ा। ये लो। और मैं सुबह ही बोल रही थी ये लेगिंग के बारे में, वही आ गए हैं। खोल और जल्दी मुझे ट्राई करके बताओ। ये लेगिंग नहीं है, ये मुझे पूछे लेगिंग ऐसी दिखनी चाहिए। इट्स अ साड़ी, मैंने अपने लिए मंगाई है। कल ही तो ऑर्डर डाला था, आज आ भी गई। लेगिंग्स तो फ्राइडे को नहीं आ रही थी। अच्छा ओके ओके। जो ये वाइट सेसमी सीड्स है ना, ये बिल्कुल साफ़ और क्लीन ही आते हैं, तो इसको अलग से मैंने क्लीन नहीं किया, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इसको हल्का सा मैंने टोस्ट कर लिया है, इसको ज़्यादा ना भूने वरना ये कड़वाहट पकड़ लेते हैं। इसको ठंडा होने के लिए रखा है मैंने, क्योंकि इसको गरम गरम नहीं पीस सकते वरना ताहिनी बन जाएगी। तो इसको ठंडा कर लें, उसके बाद ही इसे पीसेंगे। और मैं क्योंकि रोल बना रही हूँ तो उसके अंदर जो फिलिंग होती है ना, उसके लिए चाहिए होंगे नट्स। तो आप काजू, बादाम, पिस्ता, चिरौंजी, किशमिश जो चाहें वो ले सकते हो। मैं सिर्फ आज काजू ले रही हूँ। इसको थोड़ा सा छोटा छोटा सा काट लूँगी। इसको मिक्सी में पल्स नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फिर थोड़ा सा ना पाउडर बन जाता है थोड़े से काजू का। मुझे पाउडर तो चाहिए ही नहीं, तो छोटे छोटे चंक्स चाहिए, तो मैंने इसको काट करके रख लिया है। अब जो मावा है ये बिल्कुल ठंडा हो गया, मैंने सॉफ्ट ही मावा बनाया था। मैं इसे ज़रा सा ना मेजर कर रही हूँ, क्योंकि कितनी क्वांटिटी ले रही हूँ मैं उसका मुझे अंदाज़ा हो जाए, तो फिर कितना मीठा डालना होगा वो पता चलेगा। ऐसे आईबॉल करके भी डाला जा सकता है, ज़्यादातर काम मैं आईबॉल करके ही करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी प्रिसाइज रहना अच्छा रहता है। और ये एक और आधा कप, एक्चुअली 1.5 कप जैसा मावा है और 1 कप से ऊपर तिल है, तो दोनों चीज़ें मिला करके लगभग 2.5 कप से ऊपर ही जा रहा है। तो इसका आधा तो मीठा डालना पड़ेगा, तो इसलिए मैं 1 कप चीनी यहाँ ले रही हूँ। इसीलिए इनको मेजर करना ज़रूरी है, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि कितना आपको स्वीट चाहिए होगा। और अब मैं इसको थोड़ा सा पाउडर कर लूँगी। ये चीनी में से थोड़ा सा मैं बचा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये पाउडर देखकर लग रहा है कहीं ज़्यादा ना हो जाए। ज़रूरत लगेगी तो बाद में मैं मिला दूँगी। फ़िलहाल मैंने थोड़ा सा लाइक हाफ़ कप का हाफ़ निकाल लिया है, बाकी यहाँ मिला रही हूँ। और अभी सेम जार के अंदर आई विल ऐड तिल, और उनको भी क्रश करना है। ये थोड़े से तिल मैंने बचा लिए, क्योंकि रोल के ऊपर तिल से गार्निश करते हैं तो अच्छा लगता है ना, तो बस उसी के लिए बचा लिया है। बाकी इन सबको ना थोड़ा सा पल्स मोड पे, वरना तिल तेल छोड़ देंगे, पल्स करते हुए इसको अध कचरा सा क्रश कर लीजिए। पूरे तिल अच्छी तरह से पाउडर होकर के निकल चुके हैं, इसका बिल्कुल भी तेल नहीं छूटा है।
अब मैं इसको एक बार फिर से हीट करूँगी कि ये सारा का सारा मिक्स जो है इकट्ठे आ जाए, ज़्यादा कुक नहीं करना है। मैंने गैस बंद कर दी। ये पैन थोड़ा गर्म ही है ना, तो इसके अंदर अभी अच्छे से पिघल जाएगा, बट आई विल कीप मिक्सिंग इट। इसको हीट करने से ना, क्योंकि चीनी थोड़ी पिघल गई तो ये सारा अच्छी तरह से इकट्ठा आ गया, तो अब इसका रोल बनाना इजी होगा। ऑल्सो ये जो चीनी मैंने निकाली थी ना, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये टेस्ट किया तो ठीक लग रहा है। तो ये हाफ कप का हाफ पाउडर शुगर निकाल दिया, तो इन टोटल आपको 3/4 कप पाउडर शुगर इस मेजरमेंट में लगेगी। वैसे आप अपने हिसाब से देख लेना। यहाँ पर इस स्टेज पे थोड़ा सा टेस्ट कर लेना, तो आपको आइडिया लगेगा मिलाना है नहीं मिलाना है। और ये ऐसा होना चाहिए जिससे अच्छी तरह से रोल किया जा सके। इससे ज़्यादा लूज़ है तो थोड़ा और पका लें, इससे ज़्यादा थिक है तो आई थिंक आपको फिर थोड़ा शायद दूध वगैरह ऐड करना पड़े, देख लेना। पर इसको सिर्फ उतनी देर पकाना है कि आपको लगे कि ये ऐसा हो गया। मैं अगर इसको और ज़्यादा देर पकाती ना तो चीनी बिल्कुल ही मेल्ट हो जाती, तो मेरा भी ये पतला हो जाता। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। बस ये एकदम प्लाएबल हो गया है, डो जैसा बन सकता है। तो मैंने गैस बंद कर दिया। इसे ऐसे ही मिक्स करूँगी, हल्का ठंडा कर लूँगी, फिर इसको रोल करेंगे। मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल ले ली है। एल्यूमिनियम फॉइल मुझे याद नहीं कौन से ब्रांड का मैं यूज़ करती हूँ, बट ये काफ़ी ज़्यादा थिक है, इसलिए मैंने इसको लिया है। ये अच्छा सपोर्ट देगी रोल करने में। वैसे आप चाहें तो बटर पेपर वगैरह भी ले सकते हो, बट अगेन वही है, वो थोड़ा सा सपोर्ट कम प्रोवाइड करते हैं। ग्रीस कर लेना। वैसे तो चिपकेगा नहीं एल्यूमिनियम फॉइल पर कुछ भी, बट स्टिल मैंने प्रिकॉशन के हिसाब से थोड़ा सा घी लगा करके इसको ग्रीस कर लिया है। और इसके बाद ये जो मिक्स हम लोगों ने तैयार किया है, ये थोड़ा सा सॉफ्टर साइड ही है। इतना सॉफ्ट नहीं कि अपने आप फैल जाए, बट काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है कि हाथ लगाने से ये शेप ले रहा है। इसको थोड़ा सा मैंने हाथ से शेप किया और उसके बाद थोड़ा सा बेलन करके इसको पूरा एल्यूमिनियम फॉइल पे ज़रा ज़रा से एजेस छोड़ करके फैला लिया है। देन पूरे पे ही जो भी आपको स्टफिंग करनी है वो फैला दीजिए और इसके बाद फिर इसको रोल करना है। तो जो लंबी वाली साइड है ना, उस तरफ से रोल करना शुरू करेंगे। और जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना, एल्यूमिनियम फॉइल को लिफ्ट करते जाइए और इसको आगे की तरफ इस तरह मोड़ते जाइए। और जहाँ कहीं मोटा पतला लगे थोड़ा हाथों के हिसाब से उसको कर लीजिएगा एडजस्ट। और जो लास्ट वाला रहेगा उसमें उस तरफ से ऑपोजिट साइड से इसको रोल कर लें। और इसको थोड़ा सा भी जो लीफ आ गई है इसको हल्का हल्का हाथों से टक कर लीजिए, सो दैट ये इवन आउट जैसा हो जाए। एंड अगेन लॉग को थोड़ा सा हाथों से शेप कर लीजिए, क्योंकि होता है बीच में थिक हो जाता है, किनारे पे थोड़ा सा पतला रह जाता है। तो हाथों से थोड़ा सा इसको शेप दे करके और वापस इसी में मैं इसको टक कर दूंगी टाइटली। इसके किनारे भी टक कर लीजिए और इसके बाद फिर इसको फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर सेट होने के लिए। अब आपका जो मिक्स है ये कितना थिक है, थिक से मतलब कितना पतला या गाढ़ा है उस पर डिपेंड करता है, पर आधा पौना घंटा रख दीजिएगा। अब जब साड़ी आ गई थी तो मेरा मन हुआ कि इसे चेक कर ले, क्योंकि कभी कभी फॉल्ट होता है तो फिर रिटर्न करने में आसानी रहती है, वरना जो विंडो है वो बंद हो जाती है। तो ये इस तरह का वोवन है और मिरर वर्क है एंड इतनी सुंदर लगी मुझे ये, एकदम से ही मेरी आंखों के सामने आ गई। मैं एक्चुअली इंस्टाग्राम पे अमेज़ॉन, मिंत्रा ये सबको फॉलो करती हूँ, तो उनके पोस्ट आते हैं, प्रमोशनल पोस्ट आते हैं ना, उसमें कई सारे दिखाते हैं। तो ये साड़ी दिख रही थी तो आई थॉट इसको ख़रीदते हैं। काफ़ी सस्ती सी भी थी, इतनी कोई एक्सपेंसिव नहीं थी। कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। ये है इसका ब्लाउज़। तो मेरा इस पे ना दिल आ रहा था, ये कलर्स अच्छे लगते हैं, सब पे अच्छे लगते हैं। और ये थोड़ी सी लाइट सी भी साड़ी है तो पहनी जा सकती है। बट देखें इसका पल्लू, आप देख भी पा रहे हो, एक तो टैसल जितना मैंने समझा था उससे कम निकले पल्लू पे, थोड़े से भरे भरे रहते तो अच्छा लगता। और पल्लू एकदम टेढ़ा ही था, बीच में से अजीब सा पतला सा हो गया था बॉर्डर, किनारों किनारों से चौड़ा सा था। तो फिर मुझे डाउट आ गया। फिर आई थॉट कि पूरी साड़ी को चेक किया जाए, तो मुझे इसमें एक दो और
फ्लॉज निकले। ऐसा मेरे साथ है ना मिंत्रा में भी हुआ था, इतने बड़े बड़े स्टेन्स थे। येलो कलर की साड़ी मंगाई थी मैंने और इतने बड़े बड़े काले काले स्टेन्स थे उस पर, तो फिर उसको रिटर्न डाला। तो अभी है ना, पहले पहले कभी क्या होता था, मैं बस मंगाया और रख दिया कि हाँ जब यूज़ होगा तब देखेंगे, बट अभी मैं बिल्कुल केयरफुल होकर के ना पार्सल को एक बार चेक कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि अजीबोगरीब चीज़ें आ जाती हैं। एक तो मैंने कुछ मंगाया था, उसके 2-3 अटैचमेंट ही गायब थे। तो ये मुझे अच्छी तो बहुत लग रही है, तो इसे मैं रिप्लेस कर रही हूँ, रिटर्न नहीं कर रही हूँ। तो रिप्लेसमेंट आई होप अच्छा आ जाए, तो मैं इसे रखना चाहती हूँ। ये है अनारदाना का पाउडर। मैं बनाने लगी हूँ अनारदाना की चटनी। तो मैंने 1/4 कप जैसा अनारदाना का ये पाउडर ले लिया है और इसमें डालेंगे पानी। पानी हिसाब से डाल लेना आप कि कितनी गाढ़ी पतली आपको चटनी चाहिए। वैसे ये 15 मिनट जैसे कम से कम पकानी होती है, तो उसमें पानी जलता है, प्लस इसमें कुछ स्वीटनेस के लिए भी ऐड किया जाएगा, तो ये गाढ़ा हो जाता है। और ऐड करेंगे इसमें थोड़े से मसाले, काली मिर्ची का पाउडर, भुना ज़ीरा का पाउडर ऐड किया है मैंने। देन ऐड किया है काला नमक और सफ़ेद नमक, दोनों ही साथ में डाल करके, और एक हरी मिर्ची ऐसे होल डाल रही हूँ मैं, हल्का सा स्लिट डाल के, बस इसका हल्का मुझे फ्लेवर चाहिए। एंड अदरक भी ऐसे ही बड़ा बड़ा काट करके ऐड कर रही हूँ। इसको उबाल लेंगे अच्छी तरह, एक रोलिंग बॉयल दिखने लगे, उसके बाद फिर इसमें आप गुड़ डाल दीजिए, जैगरी पाउडर डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए, कुछ भी डाल सकते हो मीठा करने के लिए। और इसके बाद फिर इसे उबलने दें। इसमें उबलते उबलते है ना, ऊपर जो भी स्कम आएगा वो आपको उतारना है। अनारदाना की चटनी बहुत डिलीशियस लगती है, आपने कभी नहीं ट्राई किया तो ज़रूर ट्राई करना। और ये है ना फलाहारी भी होते हैं, मतलब आप इसे व्रत में भी खा सकते हो। आप जैसे जो चीज़ें नहीं खाते वो मत डालना, जो चीज़ें खा लेते हो वो डाल लेना। ये चटनी व्रत में खाई जाती है, बड़ी ज़्यादा स्वाद लगती है। यहाँ पर मैंने अभी ये जो रोल है इसको निकाल लिया था, फिर से वापस से हल्का सा थोड़ा सा शेप दे रही हूँ मैं, क्योंकि ये रखा हुआ था ना फ्लैट सरफेस पे, तो उधर से थोड़ा सा फ्लैट हो गया था। थोड़े जो तिल हैं भुने हुए जो मैंने बचा लिए थे, ये फैला लूँगी मैं, क्योंकि ये जो लॉग है ये मुझे इस पर रोल करना है, जिससे अच्छी तरह ऊपर पूरे में तिल हो जाए और ये देखने में बहुत सुंदर लगेगा। अच्छी तरह से तिल जो है लग चुके हैं, और इसके बाद मैं इसे बीच में से काट रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। साइड से काटूंगी तो गिर जाएगा, एज एन प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा। मेरा चॉपिंग बोर्ड इतना बड़ा नहीं है। बीच में से काट करके अब काटना आसान होगा। मैंने सिर्रेटेड नाइफ़ ले लिया है मेरा गारो का, क्योंकि इससे ना कटिंग बहुत शार्प होती है। इसके अंदर क्योंकि नट्स है ना, तो अगर नॉर्मल नाइफ़ लेंगे तो नट्स खिंच जाएंगे और नीचे तक जो रोल है वो टूट जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो सिर्रेटेड नाइफ़ से नट्स ईजिली कट जाएंगे। एंड ये देखें कितने ब्यूटीफुल ये रोल्स निकल के आ रहे हैं। अगर थोड़ा सा पिस्ता या बादाम होता है ना, तो अंदर थोड़ा दिखते, क्योंकि बादाम थोड़ा ब्राउन होता है, पिस्ता ग्रीन होता है, तो अंदर नट्स जो हैं वो दिखते लेयर में। पर काजू थोड़े से मर्ज हो गए, ये भी वाइट ही है ना क्योंकि। लेकिन भाई साहब इट टेस्टेड डिलिशियस। आप बनाना बहुत ही क्विक है। एंड लुक एट दिस, ये आया एकदम परफेक्ट वाला इसका लुक। इस तरह से नट्स दिखें। आप ये किसी को सर्व करेंगे ना, कोई बिलीव ही नहीं करेगा आपने घर में बनाया है। ये इतना ज़्यादा टेस्टी एंड गुड लुकिंग बनती है मिठाई। और ये देखिए मैंने दोनों लॉग्स जो हैं काट लिए हैं, ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। देयर इज़ सो गुड। आप ट्राई करना, आपको अच्छा लगेगा। बस एक बॉईल आया है, तो मैंने इसमें से अदरक, हरी मिर्ची और ये जो स्कम है ये रिमूव कर दिया। ये तो जितना आए उसे आप थोड़ा सा रिमूव करते ही जाना, तो अच्छा रहेगा। और इसके बाद तो इसमें ना 2-3 अदरक बच गए हैं अभी भी, वो जो दिख रहे हैं ब्राउन ब्राउन, तो वो चलेगा, इट्स ओके। और इसके बाद फिर इसमें अब थोड़ी सी और चीज़ें मिलानी है। मैंने मिलाई है थोड़ी सी चीनी। आप टेस्ट कर लेना, आपको ज़रूरत है तो मिलाना, नहीं ज़रूरत है तो मत मिलाना। मुझे थोड़ा सा खट्टा लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ी शुगर मिलाई। थोड़ा रेड चिली का पाउडर
मिला रही हूँ मैं यहाँ पर। और इसके बाद फिर मैं मिला रही हूँ ज़ीरा, कच्चा ज़ीरा होल मिला दिया है मैंने यहाँ पर। और मिलाएंगे थोड़ी सी सौंफ, वो भी होल कच्ची। और इसको फिर अच्छी तरह से उबाल लीजिए। जैसा मैं आपको बता रही थी, इस क्वांटिटी के लिए इसे एटलीस्ट 15 मिनट उबालना ज़रूरी है। और इसके बाद फिर आपको ना फील हो जाएगा कि चटनी रेडी होगी। एक तो गाढ़ी हो जाएगी, ऊपर से बहुत शाइनी सी हो जाएगी। आप देखें कितनी शाइन आ रही है चटनी में। इसके बाद आप इसे छान लीजिए। मैंने तो छान लिया है, आप चाहे तो छानने से पहले एक बार इसे वापस से मिक्सी कर लें, पीस लें और फिर छान लें। एंड ये थोड़ी सी पतली ही बनती है बट बहुत डिलीशियस बनती है। अनारदाने की चटनी आप ज़रूर ट्राई करना, आपको मज़ा आ जाएगा। ये अमेजिंगली डिलीशियस होती है। और ये चटनियाँ वगैरह बन रहे हैं क्योंकि किचन में आज हो रही है तैयारी राम लड्डू की। तो मैंने मीठी चटनी बना ली है। तीखी चटनी के लिए एक मूली काट करके ऐड कर दिया है मैंने। ऐड किया है धनिया, और इसके धनिया मैंने ना धो करके चॉप कर लिया था। और इसके बाद फिर इसमें थोड़ी बहुत और चीज़ें जाएंगी, जैसे कि मैं सबसे पहले तो ऐड करूँगी इसके अंदर ज़ीरा। ये कच्चा ज़ीरा है और भुना नहीं है मैंने, इसी को थोड़ा सा ऐड कर देंगे। पहले तो मैंने ऐड कर दिया है मिर्चियाँ, हरी मिर्चियाँ आपके टेस्ट के हिसाब से। देन ऐड किया है ज़ीरा, थोड़ी सी हींग इसमें ऐड करूँगी क्योंकि जो मूली है मेरी वो मीठी नहीं है, वो थोड़ी सी ऐसी चटचटी सी है। तो मैंने इसमें अदरक नहीं मिलाया, वरना आप थोड़ा अदरक मिला लेना, मूली आपकी वाली अगर मीठी हो तो। दोनों तरह के थोड़े मैंने नमक मिला दिए हैं इसमें स्वाद के हिसाब से। और इसके बाद ये चटनी है ना थोड़ी सी आप पतली ही रखना, तो उस हिसाब से बनाना। एक नींबू का रस भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। राम लड्डू है ना दिल्ली में बहुत फेमस है। पहले दिल्ली मेरा बहुत फ्रीक्वेंटली आना जाना होता था, तो खाते ही खाते थे, तो कभी सोचा नहीं बनाने का। लेकिन अभी जाना बंद हो गया है, तो अभी फिर जब भी क्रेविंग होती है तो मैं बना लेती हूँ। और ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर मन आया कि चलो यार बना लिया जाए। और ये देखिए चटनी भी हो गई है रेडी। और ये है ना नाम राम लड्डू है। जब मैंने पहली बार खाया था तो आई वाज लाइक राम लड्डू क्यों है, मुझे लगा था मीठा होगा, पर ये खाया तो इतना ज़्यादा टेस्टी था, सेवरी था। ये मूंग की दाल है जो धो करके भिगा करके रखी हुई थी मैंने, इसको पीसेंगे। राम लड्डू के कई वेरिएशन होते हैं, वैसे बेसिकली ये मूंग दाल से ही बनते हैं, बट कुछ लोग इसमें उड़द दाल भी मिला लेते हैं, चना दाल भी मिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। जैसा भी आपका दिल चाहे आप भी कर सकते हो। घर में बनाने का यही फ़ायदा है कि जैसा हमको पसंद आए वैसा हम कर सकते हैं। मैंने ऐड किया इसमें थोड़ा सा हींग, नमक मैं अभी नहीं ऐड कर रही हूँ, हींग डाला है। और इसके बाद फिर थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी पानी, और इसको पीस लीजिए। ये पेस्ट आपको पतला नहीं बनाना है, एज इन रनी नहीं बनाना है, थिक पेस्ट बनाना है। और दाल अच्छी तरह से पीस लीजिएगा। जैसे दाल वड़ा बनाते हैं ना हम लोग, चने की दाल के वड़े बनाते हैं, वैसा दरदरा नहीं, थोड़ा सा फाइन साइड ही आपको ये पीसना है। 1 चम्मच मैं बेसन इसमें अब ऐड कर रही हूँ ऊपर से। और इसके बाद इसको अभी फेंटना है, तो चाहे तो आप हाथ से फेंट लीजिए, चाहे तो बीटर की हेल्प से फेंट लीजिए, चाहे तो इस तरह मेरी तरह स्टैंड मिक्सर में लगा दीजिए। 5-7 मिनट में अच्छी तरह फेंट करके तैयार हो जाएगा। लाइट हो जाएगा, एरी हो जाएगा, फ्लफ़ी हो जाएगा एंड पेल हो जाएगा। इसका कलर बिल्कुल हल्का हो जाएगा। अब मैं इसमें मिलाऊंगी नमक। नमक तब मिलाएं जब आपको पकौड़े एकदम तलने को तैयार हो। मैंने इसे 15-20 मिनट का रेस्ट दिया था क्योंकि हस्बैंड अभी तक घर नहीं आए थे, वो घर पहुँचे। इसके बाद मैंने नमक मिला करके इसे वापस से फेंटा और छोटे छोटे राम लड्डू बनाऊंगी मैं इसके। मैं थोड़े से छोटे छोटे बना रही हूँ, ये इससे बड़े बनते हैं। छोटे बनाने के पीछे पर्पस ये है कि मैंने तेल कम चढ़ा रखा है, क्योंकि ये तेल बाद में डिस्कार्ड करना होता है, मैं नहीं चाहती ज़्यादा वेस्ट हो। तो छोटे छोटे बनाएंगे तो हो जाएगा, बड़े बड़े बनाने के लिए उतना ही ज़्यादा तेल चढ़ाना पड़ता है। और दूसरा ये छोटे छोटे क्यूट लग रहे हैं, बाइट साइज़ हो जाएंगे। इसको सर्व भी बड़े अलग अंदाज में किया जाता है। राम लड्डू ले लीजिए, वैसे तो ये दोने में सर्व किए जाते हैं, पर दोना है नहीं तो प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो ऐड किया है मैंने मीठी वाली चटनी, ऐड किया है फिर मैंने तीखी वाली चटनी। आप जो रेगुलर मीठी और तीखी चटनी बनती है वो भी ऐड कर सकते हो, बट इससे इसका टेस्ट अलग ही मज़ेदार होता है। और इसके बाद फिर इसमें ना ये मूली का लच्छा ज़रूर से डलता है। मूली के पत्ते भी काट करके डालते हैं, बट इसके पत्तों की मैंने ऑलरेडी भुजिया बना ली थी तो पत्ते मेरे पे थे नहीं। एंड हरी चटनी, मीठी चटनी, जितना दिल चाहे डाल करके खाइए। मूली का लच्छा मत भूल जाइएगा। ये राम लड्डू ट्राई कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी टाइप भी हो गए ना, मज़ेदार लगता है। आप ट्राई करना, मुझे बताना आपको कैसे लगे।